हमारी जो मांग है उसके लिए तो आपको हमें कोर्ट में पिटीशन लगानी होगी, क्योंकि कल ओथ होने का वक्त है। तो अब देश को बताने के लिए या देश से डिमांड करने के लिए हम भारत से डिमांड कर रहे हैं। हम भारत से इसीलिए तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई देश को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। इमरजेंसी के वक्त में माननीय श्रीमती गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके इलेक्शन को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब भी तो थे। इसका मतलब क्या सारे बाकी मेहमान थे? ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई आदमी अगर अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, किसी वजह से कोई मजबूरी है, कंप्रोमाइज्ड है, प्रेशर है, दबाव है, क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं है। चुनाव आयोग तो कंप्रोमाइज चुनाव क्यों करेगा? चिन्हित तो आपको और हमें करना होगा, और आप और हम चिन्हित कर चुके हैं ऑलरेडी। सब सोशल मीडिया में मौजूद हैं। तमाम सब लोगों की स्पीचीज़ जो रिकॉर्डेड स्पीचीज़ हैं उनकी, उन्होंने खुद डिलीवर किए हैं स्पीचीज़, तमाम मौजूद हैं। और कितना आप देश को तोड़ोगे भाई धर्म के नाम? तो मेरी जो डिमांड है वो हवाओं में नहीं है। मेरी डिमांड उसी कानून के मुताबिक है, उसी संविधान के मुताबिक है। क्योंकि अगर इन लोगों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया, इन लोगों को शपथ दिलवा दी गई, तो लोग अपने खिलाफ मुकदमे विड्रॉ कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। अब बताइए, एक पुलिस अधिकारी क्या सीएम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर लेगा अपने? नहीं कर सकता। तो जब ये सब तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज होंगी, तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर कोई ये कह दे कि साहब हेट स्पीसीज नहीं दी गई हैं, तो मुझे बताइए। कोई अगर ये कह दे कि साहब देश को तोड़ने के लिए स्पीसीज नहीं दी गई हैं, क्या देश को दो धर्मों में नहीं बांट के रख दिया गया है? क्या इस तरह के स्पीसीज स्टेटमेंट नहीं आए हैं कि साहब जो जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 28 से 38 सीट जीती कि साहब खाली मुसलमानों के वोटों से लोग जीते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द हिंदूज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन आप धर्म के आधार पर इस तरह ध्रुवीकरण करेंगे कि जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया वो सारे मुसलमान हैं, जिन लोगों ने दूसरों को वोट दिया वो सारे हिंदू हैं। तो ऐसे तो पूरा देश बढ़ गया ना। उस पे भी आरोप लग रहे हैं। इसी तरह से पूरा देश बढ़ गया, और जब देश बढ़ गया तो एक पार्टीशन 1947 में हुआ था, आपने इसको घोषित पार्टीशन तो कर दिया ना। तो ऐसे पार्टीशन करने वाले लोगों को आप उनको इनाम देंगे, सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को एमएलए बनाएंगे? ऐसे लोगों की तो जगह जेल होनी चाहिए। सर आप पार्टीशन चाहे एक्चुअल करें या घोषित करें, पार्टीशन देश के लिए घातक है। हेट स्पीच से बड़ी और क्या बात होगी जब देश को आप दो वर्गों में बांटने की आपने पूरी कवायद कर दी। देश को आपने, प्रदेश को आपने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, तो आपने एक तरह से अघोषित पार्टीशन तो कर दिया ना। एक्चुअल पार्टीशन तो हम होने नहीं देंगे, अघोषित पार्टीशन भी आप कैसे कर रहे हैं? इसीलिए तो संविधान के अंदर प्रावधान दे दिया गया कि नफरत की बात करने तक पर भी जब ऑफेंसेस हैं और ऑफेंसेस होने चाहिए, और उसमें अगर किसी को सज़ा हो जाती है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो जब बाल ठाकरे साहब के साथ में 1989 में बिना कोर्ट की फाइंडिंग के उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता था, किया गया है, तो अब क्यों नहीं हो सकते ये लोग अयोग्य घोषित? फाइंडिंग आती रहेगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक तो आप इसको कम से कम अयोग्य घोषित करिए। इसीलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए, इसीलिए इनको सीएम पद की शपथ नहीं दिलवाई जाए, क्योंकि ये लोग फिर अपने खिलाफ मुकदमों को वापस करवा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोविजंस जो सीआरपीसी के अंदर हैं वो देश को सर्व करने के लिए हैं, उनका मिसयूज़ फिर ये लोग तमाम ताकत के नशे में आके करते हैं। इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि इन लोगों को ना सीएम बनाया जाए, इन लोगों को ना एमएलए की शपथ दिलवाई जाए, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए। शपथ हो जाएगा, फिर उसके पहले कैसे आप क्या हमारी डिमांड है सर, हम सिर्फ डिमांड ही तो कर सकते हैं। हम एक आम इंसान ही तो हैं। आम इंसान इस देश में क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। हम तमाम नेताओं से भी बात कर रहे हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि आइए भाई सड़कों पर। आपके संविधान का, हमारे संविधान का हनन हो रहा है, हत्या हो रही है संविधान की। यहाँ पर, यहाँ देश के प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता तो यही है ना कि संविधान का सम्मान करते हुए इन लोगों को शपथ ना दिलवाया जाए जब तक कि ये लोग क्लीन चिट होकर ना आ जाएं। बजाय इसके कि लोग जब इनको सजा हो जाएगी तब उनको ये घोषित करेंगे। लोग महाराष्ट्र का चुनाव भी रद्द करा रहे थे, हरियाणा का चुनाव भी रद्द करा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। हुआ कुछ नहीं, अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए था। अगर हुआ कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोशिशें बंद कर दें। अगर कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तमाम पूरा मुल्क भर कंप्रोमाइज्ड है। अच्छे ईमानदार लोग भी हैं। हो सकता है कल किसी ईमानदार के पास में केस चला जाए,
और वो कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब जब आप सीएम बन गए या पीएम बन गए उसके बाद ही आपके ऊपर ये सब चीज़ें लागू होंगी। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसने भी अपना एक एफिडेविट देना होता है जब उसको रिकॉग्निशन मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को कि वो सेकुलरिज्म को मेंटेन करके रखेगी, भारत के सेकुलरिज्म के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी। सेकुलरिज्म के ऊपर हमारा संविधान बहुत साफ तौर से कहता है, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है किसी धर्म को नहीं मानना। सेकुलरिज्म का मतलब है सारे धर्मों को समान रूप से उनकी इज्जत हो, जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं वो अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से, जो भी उनकी मान्यता है उसके हिसाब से माने। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात नहीं कर सकती कि साहब हमें फ़लाँ धर्म के ख़िलाफ़ काम करना है या हमने फ़लाँ धर्म वालों से वोट चाहिए, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते कि साहब हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक फ़लाँ धर्म के लिए है और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो फ़लाँ धर्म के लिए है। अनफॉर्चुनेटली बंगाल और आसाम में जो हुआ वहाँ पर ध्रुवीकरण किया गया, कार्ड खेला गया, हिंदुत्व कार्ड। जिस कार्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि साहब जैसे आपके अधिकारी साहब के, सुरेंद्र अधिकारी साहब के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ स्टेटमेंट एक दो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, अब जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। तो आपने बिल्कुल लोगों के अंदर से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो आपको वोट नहीं देंगे, जो आपके साथ में नहीं खड़े होंगे। तो ये संविधान की भावना के खिलाफ बात है कि आप किसी भी तरह से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सीएम बनते हो या आप एमएलए बनते हो, कुछ भी बनते हो, वो आप जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग या उस प्रदेश के लोग होते हैं सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। संविधान इस चीज़ को मना करता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनका एफिडेविट है, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट होता है जिसमें कसम खाई हुई है कि हम इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। नफरत फैलाने वाली बात सिर्फ यहीं पे बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन के अंदर सीधे सीधे बात की गई कि साहब भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली ये फैलाया गया, तो उससे क्या हुआ, ध्रुवीकरण किया गया कि तमाम हिंदू लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को दो और जो बाकी लोग हैं वो हिंदुओं के अलावा वो दूसरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब इस चीज़ पर इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन कमीशन चुप होकर बैठ जाता है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन भारत का संविधान कंप्रोमाइज नहीं है। भारत का संविधान किसी भी तरह से कोई उसका अपमान नहीं कर सकता, कोई उसका निरादर नहीं कर सकता, कोई उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। जब भारत के संविधान ने बिल्कुल साफ साफ व्याख्या कर दी, एक व्यवस्था दे दी कि धर्म के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, धर्म के आधार पर आप दूसरे लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको आप अलग थलग नहीं कर सकते। तो ध्रुवीकरण ये वाला करना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक पार्टी को वोट दें और दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरी पार्टी को वोट दें, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तो इस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कमान थी, बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के पास थी और आसाम के अंदर हेमंत सर्मा बिस्वा के पास थी। इन दोनों के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं। जो हेट्रेड फैलाने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं, इनकी पार्टियों के और भी स्टेटमेंट हैं, और भी लोगों के स्टेटमेंट हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं। इसी कड़ी में हुमायूं कबीर का भी स्टेटमेंट है जो नफरत फैलाने वाला स्टेटमेंट है। इसी कड़ी में हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेटमेंट हैं जो नफरत फैलाने वाले स्टेटमेंट हैं। ये सारे लोग देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंक रहे हैं। ध्रुवीकरण की आग सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, ये देश के संविधान को छिन-भिन करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के संविधान को छिन-भिन किया जा चुका है। अब इन सब चीज़ों को करके देखिए, आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, जो बीएनएस है जो हेट्रेड की बात को पनिशेबल बताता है। कोई अगर हेट्रेड की बात करता है तो पनिशेबल है। इसी तरह से संविधान में या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह के ऑफेंसेस करेगा, नफरत फैलाने वाली बातें करेगा, करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा, लोगों के अंदर इसके जो सेकुलरिज्म है उसको घात पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो फिर उसको कोर्ट सज़ा देने का काम करेगी। या सज़ा होने के बाद में उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो फिर कोई भी संवैधानिक जिम्मेदारी पर नहीं रह सकता। तो यहाँ पर जो लोग बिल्कुल दावा कर करके इलेक्शन जीते हैं कि उन्होंने जैसे कसम खा ली हो वो सेकुलरिज्म को ख़त्म कर देंगे, उन्होंने जैसे कसम खा ली हो कि वो देश को दो भागों में बांट के रख देंगे, तो यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अतीत भी हमारे सामने है। मुस्लिम लीग के साथ में उन लोगों ने मिल करके बिफोर पार्टीशन सरकार बनाई थी बंगाल के अंदर और प्रोविंशियल फ्रंट के अंदर। यहाँ पर जो सरकारें बनाई थी उन्होंने, भारतीय उस वक्त की जो पार्टी थी इनकी,
मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। दोनों का काम वही था। मुस्लिम लीग का काम भी देश को बांटने का था और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका भी काम देश को बांटने का था। आज भी वही चीज़ है। मुस्लिम लीग की जगह हुमायूं कबीर को लेके आ गए और ये हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेके आ गए। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो ये सबके सामने है, तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद हैं। तो इसमें अब आपने वेट किस बात का करना है? आप इनको पहले सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को पहले एमएलए बनाएंगे जिन लोगों ने नफरतें बटाई हैं, जिन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, फिर उसके बाद में देश चलेगा, फिर देश चलेगा, और ये करते करते 5 साल निकल जाएंगे। तो फिर ये हमारे संविधान की अवमानना हुई, ये संविधान के खिलाफ बात हुई। इसलिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, इसके ज़रिए हम ये मांग करते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में जो भी लोग धर्म के आधार पर बयानबाजी करके, लोगों को तोड़कर बयानबाजी करके, तोड़ने की बयानबाजी करके, लोगों का ध्रुवीकरण करके जो इन्होंने वोट हासिल करे हैं, इन सबको अयोग्य घोषित किया जाए और यहाँ पर इन दोनों जगह पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी इंसान जब देश के संविधान के खिलाफ बोलने की जुर्रत भी करे तो वो 1 लाख बार सोचे कि देश का संविधान सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज़ भले हो जाएं, लेकिन देश का संविधान हमेशा से है, जब से देश आज़ाद हुआ है, और हमेशा रहेगा। हमारा देश लगातार तरक्की करेगा। इसलिए इस देश के संविधान के मुताबिक हमारी मांग है कि इन सारे लोगों को, तमाम एमएलएस को भी, जिन जिन ने भी स्टेटमेंट ध्रुवीकरण के दिए हैं, नफरत फैलाने वाले दिए हैं, उन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, जिसमें शुभेंद्र अधिकारी और हेमंत सोरेन विश्वा मुख्य रूप से हैं। इसलिए इन दोनों को किसी भी तरह से सीएम पद की शपथ ना दिलवाई जाए। या मैं ये मांग नहीं कर रहा होता कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए। अयोग्य घोषित करने की मांग कहाँ से राजनीति से प्रेरित है? क्यों वो लीगल नहीं है? मुझे एक चीज़ उसका रीज़न बता दीजिए, और फिर क्या तरीका है उसको। कोई अगर नफरत फैलाने का बयान देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी हुई है, एक नहीं बहुत सारे जजमेंट में दी हुई है कि किसी फॉर्मल कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं है, कंसर्न एसएचओ की जिम्मेदारी है वो फ़ौरन उस पर एफआईआर करे। तो जब इंस्टीट्यूशंस उस कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य को डिस्चार्ज करने में कोताही बरत रहे हैं, तो फिर और हम उसकी मांग कर रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये कहाँ से है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुराग ठाकुर पर कहाँ कार्रवाई की? आपकी जो बात है, अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जब व्यवस्था दे दी कि वहाँ पर उस कंसर्न एसएचओ का जहाँ भी वो बयान दिया गया है या जहाँ भी लोगों ने बयान सुना है, वहाँ पर उसको फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो वो जो कंसर्न एसएचओ है वो भी, उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो बात कही कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन नहीं लिया या उनको छूट दे दी, बात मैं उससे पहले की कर रहा हूँ कि कितनी एफआईआर अनुराग ठाकुर के खिलाफ हुई, कितनी एफआईआर बाकी लोगों के खिलाफ हुई, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें कोई जब एफआईआर नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगी? जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का किसी को छोड़ देने का मतलब क्या रह गया है? तो इस तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने चीज़ें परोसी जाती हैं, वो बेसिकली वही संविधान के खिलाफ चीज़ें हैं। उसी लिए तमाम देश को इस बात को जानना ज़रूरी है कि जिस तरह से चीज़ें प्रचारित की जाती हैं, कानून वैसे नहीं है। कानून तो ये है कि फ़ौरन एफआईआर होनी चाहिए थी। आपने कभी सुना है कि बिना एफआईआर के कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो नहीं सकती, कानून है ये। और बिना इन्वेस्टिगेशन के कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता, और बिना कोर्ट में मुकदमा चले हुए कोई बरी नहीं हो सकता। तो फिर अनुराग ठाकुर कहाँ से बरी हो गए? सर, चुनाव आयोग भी तो कोई इसमें अपना चुनाव आयोग तो पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम किया है। वो सर्वविदित है, सब लोगों को पता है। अभी कल ही जो अपीलेट फोरम बनाया गया, जो एसआईआर के मामले देखने के लिए थे, उन्होंने जज साहब ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। जो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं होते उनसे फिर रेजिग्नेशन दिलवाया जाता है, या वो अपने आप मजबूरी में आके रेजिग्नेशन देते हैं कि जो लोग प्रेशर नहीं झेल सकते। तो किस तरह से जो लोग ईमानदार हैं वो कितने प्रेशर में काम कर रहे होंगे, इस चीज़ का ज़रा अंदाज़ा करिए।